जय हिंद स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभय यादव और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सदगुरु क्लासेस में, जहां पे आज हम लोग फिजिक्स का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, प्रकाशिकी। इसकी क्लास 12 के एग्जाम में वेटेज भी ज्यादा है। जैसा कि आपको पता होगा कि एग्जाम डेट्स आ गई है। अब आपके पास 2.5 से 3 महीने का समय है। अभी भी काफी आप अच्छा कर सकते हैं। तो काफी बच्चों की डिमांड आई थी कि ऑप्टिक्स पे वीडियो बनाए जाए। प्रयास किया जा रहा था वन शॉट पे। वन शॉट थोड़ा सा समस्याएं हैं, वन शॉट नहीं बन पा रहा। इस वजह से हम लोग ऑप्टिक्स चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। थोड़ा सा लेंथी टॉपिक होगा और वीडियो थोड़ा ज्यादा होंगे। इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे कुछ चीजें फिक्स है जो पूछी जाएगी। तो आज का जो वीडियो है वो इंट्रोडक्शन वीडियो है और इसमें हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा रिफ्लेक्शन के बारे में और लाइट क्या होती है, लाइट की प्रॉपर्टीज और मिरर्स पे भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो आज से हम लोग इसमें स्टार्ट करेंगे ऑप्टिक्स। तो रे ऑप्टिक्स समझेंगे, रे ऑप्टिक्स क्या होती है, वेव ऑप्टिक्स क्या होती है। तो इस समय बेटा थोड़ी सी तबीयत खराब थी, तो इस समय फिजिक्स के वीडियो नहीं आ पा रहे थे और मैथ के। और आपको पता होगा कि इस चैनल पे लाइव क्लासें भी चलती हैं। तो लाइव क्लासों में आइए, चैप्टर आप यहाँ से कंप्लीट कर दीजिए और क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप लाइव क्लासों से कर लीजिए, ठीक। और जो पीडीएफ बनाई गई है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो आप सदगुरु क्लासेस का टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। अब कॉपी पेन सब लोग निकाल लीजिए और हम लोग आते हैं आज के अपने टॉपिक्स पे। तो भैया आज का जो हम लोगों का टॉपिक्स है ऑप्टिक्स, प्रकाशिकी। आपने ये टॉपिक बेटा 10th में पढ़ा भी होगा इसके बारे में। प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये सब आप क्लास 12th में पढ़ के आए होंगे, ठीक। तो उन चीजों को आपकी कुछ रिवाइज कराते हुए हम लोग थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे। तो देखिए सबसे पहले बात करेंगे ऑप्टिक्स, प्रकाशिकी क्या है। तो स्टडी ऑफ लाइट, स्टडी ऑफ लाइट, स्टडी ऑफ लाइट, प्रकाश के अध्ययन को, प्रकाश के अध्ययन को क्या बोलते हैं, प्रकाश की। प्रकाश के अध्ययन को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रकाश की। जहां पे हम लोग प्रकाश के बारे में अध्ययन करेंगे उसको बोलेंगे प्रकाश की, ठीक। यहां पे अगर बात करें तो भैया प्रकाश के दो पार्ट होते हैं। एक होगा बेटा रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स का मतलब होता है किरण प्रकाश की। यहाँ पे प्रकाश को हम लोग किरण मानकर प्रकाश का क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे, किरण प्रकाश की। और एक होगा वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स क्या होती है बेटा, तरंग प्रकाश की। वेव ऑप्टिक्स क्या होती है, तरंग प्रकाश की। तरंग प्रकाश की क्या होती है कि जहां पे हम लोग प्रकाश को तरंग मान के क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे, उसको क्या बोलते हैं, तरंग प्रकाशिकी। जहां पे हम लोग प्रकाश को तरंग मान के अध्ययन करेंगे, तरंग प्रकाशिकी कहते हैं। अब इन दोनों में अगर अंतर समझे तो देखिए रे ऑप्टिक्स में और वेव ऑप्टिक्स में अंतर क्या है। तो रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स में अंतर बेटा ये है कि रे ऑप्टिक्स में हम जिन प्रकाशिक यंत्रों का अध्ययन करेंगे तो उन यंत्रों के आकार की तुलना में जो प्रकाश की वेवलेंथ या तरंगदैर्घ्य होती है वो क्या होती है, अधिक नहीं, वो क्या होती है, कम होती है, ठीक। यानी जो प्रकाशिक यंत्र होते हैं उनकी जो डायमेंशंस, आकार होता है वो प्रकाश की तुलना में क्या होता है, काफी अधिक होता है। और जो वेव ऑप्टिक्स होती है तो वेव ऑप्टिक्स क्या होती है कि वेव ऑप्टिक्स में जो भी प्रयोग किए जाएंगे, जैसे आप देखेंगे रे ऑप्टिक्स, तो रे ऑप्टिक्स में आप किन किन इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे, जैसे आपने पढ़ा होगा लेंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, इसमें 10th में पढ़ा होगा। और प्रिज्म पढ़ेंगे, प्रिज्म भी आपने 10th में पढ़ा होगा। माइक्रोस्कोप आपने नहीं पढ़ा होगा, माइक्रोस्कोप पढ़ेंगे, सूक्ष्मदर्शी, टेलीस्कोप पढ़ेंगे, दूरदर्शी, ठीक। तो इन यंत्रों के आकार की तुलना में जो प्रकाश की वेवलेंथ होगी वो क्या होगी, इसमें कम होगी। यानी जो इनका आकार होगा क्या होगा, ज्यादा होगा प्रकाशिक यंत्रों का। इसमें क्या पढ़ेंगे, इस वजह से पढ़ेंगे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग का द्विक रेखा छिद्र प्रयोग। तो उसमें क्या होंगे, छिद्र होगा, एक छोटा सा छेद होगा। तो छोटे से छेद का जो आकार होगा और इसका जो प्रकाश की वेवलेंथ होगी इनकी तुलना में क्या होगा, बराबर होगी। यानी जो छेद का आकार होगा और उसकी तुलना में प्रकाश की वेवलेंथ क्या होगी, बराबर होगी। तो उसमें उसको हम लोग उसके अध्ययन को क्या बोलेंगे, वेव ऑप्टिक्स। यानी ये अंतर होता है, ठीक। इसमें रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स, या सीधा सीधा सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं, जहां पे हम लोग प्रकाश को एक रे मानकर अध्ययन करेंगे, किरण मानकर रे ऑप्टिक्स, और जहां पे एक तरंग मान के अध्ययन करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, वेव ऑप्टिक्स या तरंग प्रकाश की। ये आपको थोड़ा सा एक अंतर बता दिया गया, ठीक। कि इसमें जो चीजें यूज करी जाएगी, जैसे आप पढ़ेंगे ध्रुवण, विवर्तन पढ़ेंगे, विवर्तन में भी क्या होगा, एक पॉइंट होगा छोटा सा, ठीक।
जहां से डिफ्रैक्शन होगा प्रकाश का, तो वहां पे क्या होगा कि जो भी पॉइंट होंगे वो प्रकाश की तुलना के क्या होंगे, वेवलेंथ की तुलना में क्या होंगे, बराबर होंगे, और यहाँ पे प्रकाश की वेवलेंथ की तुलना में इंस्ट्रूमेंट क्या होंगे, बड़े होंगे। ये अंतर होगा रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। तो सीधा ले सकते हैं कि जहां प्रकाश का किरण के रूप में अध्ययन करेंगे किरण प्रकाश की, और जहां पर प्रकाश का तरंग मानकर या तरंग के रूप में अध्ययन करेंगे उसको क्या बोलेंगे, तरंग प्रकाशिकी। ठीक, अब सबसे पहले इसके बाद बेटा बात आएगी कि प्रकाश, लाइट क्या होता है। ठीक, इसके बाद जो बात आएगी कि लाइट और प्रकाश क्या होता है। तो प्रकाश के बारे में जैसे आपने पढ़ी होगी 10th में, जो डेफिनेशन जो बच्चे पढ़ते हैं 10th में, आपने ये पढ़ी होगी कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों में क्या संवेदना उत्पन्न करती है, या जिसकी वजह से हमें वस्तुओं का ज्ञान हो पाता है। कि जैसे प्रकाश क्या होता है, प्रकाश किसी वस्तु पड़ेगा, फिर उससे उस प्रकाश उस पर पड़ा और उससे प्रकाश किरणें परावर्तित होकर जब हमारी आंखों में आएंगी तब हमें क्या होगा, वो वस्तु क्या होगी, दिखाई देगी। ठीक, या आपने यही पढ़ी होगी कि प्रकाश एक प्रकार की क्या होती है, ऊर्जा होती है जो हमारी आंखों में संवेदना उत्पन्न कर सकती है। ठीक, अब हम लोग आ गए हैं 12th में, तो अब हम लोग थोड़ा सा लिखेंगे कि प्रकाश एक वैद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक वैद्युत चुंबकीय तरंग है जिसकी तरंगदैर्घ्य 3900 से 7800 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक, प्रकाश क्या है, एक वैद्युत चुंबकीय तरंग है जिसकी तरंगदैर्घ्य 3900 से 7800 एंगस्ट्रॉम होती है। चैप्टर है इसमें बेटा वैद्युत चुंबकीय तरंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो प्रकाश क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ठीक, प्रकाश क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अब इसके पहले हम लोग थोड़ा सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में जान लेते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक, इसमें कौन कौन सी रेज या वेव्स आती है, उसमें सबसे पहले आएगी, मान लो इधर से अगर देखेंगे तो रेडियो वेव्स, फिर माइक्रोवेव्स, फिर इंफ्रारेड, फिर विजिबल रेज, अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज और गामा रेज। ये वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। और वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम क्या होता है कि वैद्युत चुंबकीय तरंगों को क्रमबद्ध तरंगदैर्घ्य के आधार पे क्रमबद्ध रखने को क्या बोलते हैं, वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ठीक, तो ये कुछ रेज वेव्स आती है, गामा, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रो, रेडियो। रेडियो वेव्स के बारे में जानते होंगे, माइक्रोवेव्स के बारे में जानते होंगे। इंफ्रारेड क्या होती है, अवरक्त, हिंदी लिख दे, क्या होती है, अवरक्त। माइक्रो की माइक्रो रहेगी रेडियो, विजिबल दृश्य किरणें, अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी, ये क्या हो जाएंगी, पराबैंगनी। एक्सरे तो आप जानते हो, गामा रेज, तो गामा रेज रहेंगे। ठीक, जो विजिबल रेज रहती हैं इनकी जो वेवलेंथ होती है, वो होती है 3900 से 7800 एंगस्ट्रॉम। ये दृश्य किरणें है, यानी इस तरंगदैर्घ्य के मतलब यहां से यहां तक की जो तरंगदैर्घ्य के बीच की प्रकाश किरणें वो हमें क्या होगी, दिखाई देंगी, उनको हम लोग विजिबल करेंगे। इन्हीं को बोलते हैं विबग्योर, इन्हीं को क्या बोलते हैं, विबग्योर। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, तो ये सब चीजें ये हमें क्या होती है, दिखाई देती है। ये होता है तरंगदैर्घ्य का बढ़ता हुआ क्रम।
तरंग दैर्ध्य सबसे कम गामा की, एक्सरे की, फिर बढ़ेगी अल्ट्रावायलेट, फिर विजिबल, फिर इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, सबसे ज्यादा होगी किसकी? रेडियो वेव्स की। ठीक, तो इस वाले जो ये जो पार्ट होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लाइट, विजिबल रेस। ये जो 3900 से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच की जो तरंग दैर्ध्य होती है, वेव्स होती है, ठीक, तो ये हमें क्या होती है? ये विजिबल होती है, ये हमें दिखाई पड़ती है, तो इनको क्या बोलते हैं? लाइट। ठीक, तो क्या बोला? प्रकाश एक प्रकार की वैद्युत चुंबकीय तरंग दैर्ध्य है। इसकी तरंग दैर्ध्य क्या होती है? 3900 से 7800 एंगस्ट्रॉम। ये डाटा थोड़ा सा अलग होता है। एनसीईआरटी में जैसे आपको दिया होगा 3800 कुछ डाटा होता है, 3800 से 7800 या कुछ दिया होगा, या मोटा मोटा माने तो 4000 से 8000 के बीच में जो मतलब वेव्स आएंगी, वेवलेंथ की, इतने वेवलेंथ की, उनको हम लोग क्या बोलेंगे? लाइट। और यही हम लोगों को दिखेंगी। ये इन किरणों को या इन रेस को, वेव्स को हम लोग अपनी नेक्ड आईज से, मतलब खुली आंखों से केवल क्या होंगे? नहीं देख पाएंगे। केवल इन्हीं स्पेक्ट्रमों को या इन तरंग दैर्ध्यों की किरणों को क्या होगा? हम लोग देख पाएंगे 3900 से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच की। ठीक, वैसे हम लोग वैद्युत चुंबकीय तरंगों और स्पेक्ट्रम का एक चैप्टर है, तो वहां पे इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। आपको थोड़ी सी जानकारी दे देगी, एक परिभाषा ये बतानी थी कि प्रकाश क्या होती है? एक वैद्युत चुंबकीय तरंग है जिसकी तरंग दैर्ध्य क्या होती है? 3900 से 7800 एंगस्ट्रॉम होती है। अब आ जाए प्रकाश की, जो बात की थी कि प्रकाश क्या है? कि एक प्रकार ऊर्जा है जो वस्तु को देखने के लिए आंखों में संवेदना प्रदान करती है। और हमें वस्तु दिखाई कैसे पड़ती है? जब प्रकाश किसी वस्तु पे टकराता है और फिर हमारी आंखों में रिफ्लेक्ट होके आता है, तब हमें वस्तु दिखाई पड़ती है। जैसे देखिए, जो सन से जो लाइट है वो जब इस लीफ पे पड़ी, जो हमें ये पत्ती देखनी है, ठीक, इनसे रिफ्लेक्ट होके हमारी आईज में आई किरणें, तब हमें क्या हुई? कि ये लीफ दिखाई पड़ी। तो हमें कोई वस्तु कब दिखाई पड़ती है? कि जब कोई प्रकाश की किरण, मतलब जो प्रकाश की किरण कहीं से आएगी और उस ऑब्जेक्ट पे पड़ेगी जो हमें देखना है, फिर उससे रिफ्लेक्ट होकर जब हमारी आंखों में आएगी, तब हमें क्या होगी? वो वस्तु दिखाई पड़ेगी। ठीक, अब हम लोग बात करें आगे प्रकाश के बारे में, तो हम लोगों ने समझ लिया। अब हम लोग बात करेंगे प्रकाश के गुणधर्म पे। ठीक, तो ये तो आप जानते हैं कि मान लो प्रकाश मतलब लाइट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। ठीक, दूसरी बात की जाए तो प्रकाश के संचरण के लिए किसी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यानी अगर बोला जाए तो प्रकाश को चलने के लिए क्या होता है? कि माध्यम नहीं चाहिए। प्रकाश बिना माध्यम के भी क्या हो सकता है? चल सकता है। ठीक, दूसरा अर्थात प्रकाश बिना माध्यम यानी निर्वात में भी चल सकता है। मतलब प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश निर्वात में भी क्या ट्रेवल कर सकता है। ठीक, दूसरी बात, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है। फिर बात की जाए प्रकाश की गति अलग अलग माध्यमों में क्या होती है? अलग अलग। जैसे सघन माध्यम, सघन माध्यम का क्या होगा? जिससे माध्यम के कण क्या हो? पास पास, उसको बोलेंगे सघन माध्यम। और विरल माध्यम का, जिससे माध्यम के कण क्या हो? दूर दूर, उनको बोलेंगे विरल माध्यम। तो सघन माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है? कम होती है। सघन में क्यों कम होगी? सघन में माध्यम के कण क्या होंगे? पास पास। जैसे कि यहाँ भीड़ भाड़ वाले एरिया में चले जाए तो आपकी भी स्पीड क्या होगी? वहां चलने की स्पीड क्या हो जाएगी? कम होगी, क्योंकि लोग वहां पे पास पास होंगे। और जैसे कहीं ऐसे एरिया में चले जाए जहाँ बहुत दूर, मतलब भीड़ है नहीं है, तो वहां पे क्या होगा कि आप जल्दी जल्दी चल पाएंगे। ठीक, तो वही सेम काम है प्रकाश के साथ। इसकी चाल क्या होगी? अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती। सघन माध्यम में क्या होगी? कम होगी, और विरल माध्यम में क्या होगी? ज्यादा होगी। ठीक, फिर जो प्रकाश की चाल सबसे अधिकतम चाल होती है, प्रकाश भाई किसी भी माध्यम में चल सकता है। ठीक, तो प्रकाश की जो चाल सबसे मैक्सिमम होगी वो होगी निर्वात में। ठीक, निर्वात में कितनी होती? 3 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसे सी से डिनोट करते हैं प्रकाश की चाल को, 3 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक, ये हो जाएगी प्रकाश की चाल। और उसके बाद प्रकाश की क्या? प्रकाश ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, प्रकाश की जो ऊर्जा होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कोट की होती है। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक है। आपको काफी बार लाइव क्लास में जब बता चुके हैं कि जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, इसको वोल्ट से कंफ्यूज मत करिए, क्योंकि जैसे पूछा गया है काफी बार क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक है और पहले ऑप्शन में रहता है वोल्टेज। ठीक, तो वोल्टेज से कंफ्यूज नहीं होना। ये क्या है? ऊर्जा का छोटा मात्रक है। अगर बात की जाए इसकी वैल्यू की, तो हम इसकी वैल्यू भी लिखवा के आए
एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10⁻19 जूल। ठीक, तो ये बात होगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। प्रकाश और बात करें प्रकाश, तो प्रकाश परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण और विवर्तन, ये सब क्या गुण को भी क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, ठीक। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है कि जब प्रकाश किसी चिकने या पॉलिशदार तल से टकरा कर उसी माध्यम में वापस लौट आता है, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन। ठीक, जैसे आप क्या शीशे में आप अपना चेहरा देखते हैं मिरर में, तो इसको क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन। ठीक, कि जैसे मान लीजिए M1 M2 एक मिरर है, इसमें कोई प्रकाश किरण आई, ये बिंदु B पे क्या हुई, टकराई, और फिर टकरा के क्या हो गई, रिफ्लेक्ट होके वापस चली गई। तो बिंदु जो B होता है, आपतन बिंदु होता है, उसमें एक परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं जिसको क्या बोलते हैं, अभिलंब। ठीक, तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है कि जब प्रकाश की किरण किसी चिकने सतह से टकराकर वापस लौटती है तो इसे प्रकाश का क्या बोलते हैं, परावर्तन बोलते हैं। और ये वाली किरण AB क्या हो जाएगी, AB हो जाएगी आपतित किरण, और BC क्या हो जाएगी, परावर्तित किरण, और NB क्या हो जाएगा, अभिलंब हो जाएगा। N1 N2 क्या है, मिरर है, तो इसके एक सरफेस पे क्या होगी, पॉलिश होगी। ठीक, मिरर M1 M2, तो इसे प्रकाश की किरण आई, बिंदु B से टकराकर चली गई। आपतित किरण क्या होती है कि जो किरण सतह से आकर टकराती है उसे क्या बोलेंगे, आपतित किरण, और जो सतह से टकराकर जाती है उसको क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण। ठीक, तो ये बात हो गई प्रकाश के परावर्तन की। अब हम लोग पढ़ेंगे परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम। अब हम लोग पढ़ेंगे परावर्तन के नियम। एक सेकेंड बेटा, अब हम लोग पढ़ेंगे परावर्तन के नियम। तो भैया परावर्तन के दो नियम होते हैं। परावर्तन के क्या होते हैं, दो नियम। पहला नियम क्या होता है कि आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। पहला नियम क्या है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। अब इससे ये है इंसिडेंट रेज, आपतित किरण, और ये है रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण, और ये हो जाएगा आपका इंसिडेंट पॉइंट। ये क्या हो जाएगा, इंसिडेंट पॉइंट। इंसिडेंट पॉइंट यानी आपतन बिंदु। ये क्या हो जाएगा, आपतन बिंदु। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर ये अभिलंब, ये हो जाएगा आपका नॉर्मल अभिलंब। अब आप देखेंगे तो ये तीनों क्या है, एक ही प्लेन पर है। ये जो तीनों है ये क्या है, ये सब एक ही प्लेन में, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये सब क्या है, एक प्लेन में। ठीक, पहला नियम ये। और दूसरा क्या होता है, दूसरा इधर लिख देते हैं। दूसरा होता है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो आपतित किरण जो अभिलंब से कोण बनाएगी, भाई ये हो गया अभिलंब नॉर्मल, तो ये हो गई आपतित किरण। तो आपतित किरण अभिलंब से जो कोण बनाती है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, क्या, एंगल आई। और परावर्तित किरण अभिलंब से जो कोण बनाएगी उसको क्या बोलेंगे, परावर्तन कोण, क्या बोलेंगे, आर। ठीक, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑलवेज इक्वल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी परावर्तन आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये परावर्तन के नियम।
परावर्तन नियम के नियम क्या होते हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं और आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक, अब हम लोग आते हैं आगे। ये तो बात हो गई परावर्तन की। अब बात करेंगे दर्पण कि भैया मिरर क्या होता है। देखते तो सभी लोग होंगे। मिरर क्या होता है कि मिरर की डेफिनेशन जो लिखी गई है कि मिरर दर्पण एक ऐसी युक्ति है जो अपने ऊपर आपतित संपूर्ण प्रकाश विकिरणों को क्या करती है, परावर्तित कर देती है। कि मिरर दर्पण एक ऐसी युक्ति है जो अपने ऊपर आपतित संपूर्ण विकिरणों को क्या करती है, परावर्तित कर देती है। ठीक, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मिरर। ठीक, मिरर होंगे कितने प्रकार के, मुख्यतः दो प्रकार के होंगे, समतल दर्पण प्लेन मिरर, गोली दर्पण स्फेरिकल मिरर। ठीक, तो समतल दर्पण हम लोगों के सिलेबस में है नहीं, फिर भी लोग जान लेंगे। ठीक, विकिरणों को क्या करेगी, विकिरणों को नियमित रूप से परावर्तित कर देती है। तो हम लोग पहले थोड़ा सा समतल दर्पण के बारे में जानेंगे और फिर हम लोग आएंगे गोली दर्पण। ठीक, गोली दर्पण लोगों के सिलेबस में हम लोग पढ़ना है। गोली दर्पण आपने 10th में भी पढ़ा होगा। तो समतल दर्पण क्या होता है कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल या परावर्ती पृष्ठ, या परावर्ती पृष्ठ या फिर क्या लिख सकते हैं, परावर्तक तल समतल होता है। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल समतल होता है उसको क्या बोलते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। कि जिससे मतलब रिफ्लेक्शन होना है, जिससे परावर्तक तल क्या होता है कि भैया जिस तल से क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, उसको क्या बोलेंगे, परावर्तक तल। लेकिन मिरर में क्या होता है कि एक साइड क्या कर देते हैं, एक साइड हम लोग पॉलिश कर देते हैं। ठीक, और एक साइड को क्या बना देते हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। मतलब एक तल को परावर्तक बना देते हैं और एक तल पे पॉलिश कर देते हैं। अगर पॉलिश नहीं करेंगे, सब कांच की प्लेट ली तो प्रकाश आएगा एक, और प्रकाश आएगा और उससे क्या हो जाएगा, क्रॉस कर जाएगा, पार कर जाएगा। इस घटना को क्या बोलेंगे, परावर्तन। अरे सॉरी, इस घटना को क्या बोलेंगे, अपवर्तन। परावर्तन कब होगा कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में ना जा पाए, उसी माध्यम में क्या हो जाए, परावर्तित हो जाए। ठीक, तो परावर्तक तल क्या होगा, जिससे क्या होता है, परावर्तन होता है। जैसे ये प्लेन मिरर है, तो प्लेन मिरर क्या होगा कि ये इसके सामने जो भी प्रकाश आएगा वो क्या हो जाएगा, संपूर्ण प्रकाश को क्या कर देगा, नियमित रूप से परावर्तित कर देगा। ठीक, अब से प्लेन मिरर पे इमेज का कॉन्सेप्ट क्या होता है पहले इधर समझ लेते हैं, बाकी चित्र तो बना हुआ है। जैसे हम लोग ये मानते हैं कि भैया एक प्लेन मिरर है, तो प्लेन मिरर क्या है कि आप एक समतल सीधी क्या कांच की प्लेट ले लें। ठीक, और उसके प्लेट के एक तरफ क्या कर दे, पॉलिश, और एक तल को बना दे क्या, परावर्तक, बन जाएगा क्या, समतल दर्पण। ठीक, ये भी एक इसकी डेफिनेशन होती है कि भैया कांच की समतल प्लेट को एक तरफ पॉलिश कर दे और एक तल को क्या बना दे, परावर्तक। ऐसे दर्पण को क्या बोलेंगे, समतल दर्पण। या फिर ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक समतल होता है, समतल दर्पण कहलाता है। अब इसके सामने से कोई ऑब्जेक्ट रखा है, यहाँ पे मान लीजिए ऑब्जेक्ट रखा है, अब इसकी इमेज बननी है, तो इमेज कैसे बनेगी इसकी। अब से माना कि इस पॉइंट से किरणें चली, तो ये किरण जाएगी इससे, और यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन। भाई ये मिरर है ना, तो मिरर से क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन। बीच में यहाँ पे बन जाएगा इसका नॉर्मल, और उसका क्या हो गया, रिफ्लेक्शन। अब यहाँ से मान लो अगर कोई दूसरी किरण चली तो यहाँ पे फिर इसका क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन। ये इसका क्या बन जाएगा, नॉर्मल, अभिलंब। अब देखिए ये दोनों किरणें डाइवर्जिंग रेज है, एक इधर किरण जा रही है और एक इधर किरण जा रही है। ये दोनों किरणें कहीं मिलेगी नहीं, और जब तक बेटा दो किरणें मिलती नहीं है तब तक क्या होगा, प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तब तक क्या होगा, प्रतिबिंब नहीं बनेगा। अब जैसे हम लोगों की मान लो यहाँ आंख है, हम लोग यहाँ देख रहे हैं सामने से मान लो हम लोग यहाँ से देख रहे हैं कि इसकी इमेज कहाँ बनेगी। तो आंख क्या चाहती कि आंख ये देखती है हमारी कि ये किरणें जो है ये मिल कहाँ रही है। ठीक, तो फिर आंखों को लगेगा, क्योंकि इधर तो मिल नहीं रही, तो आंखों को लगेगा कि ये किरणें कहीं पीछे जाके क्या हो रही होंगी, मिल रही होंगी। ये किरणें कहीं पीछे जाके मिल रही होंगी, और जहां पे ये पीछे जाके मिल रही होंगी वहीं पे क्या बनेगी, जहां दो किरणें मिल जाएंगी वहीं पे क्या बन जाएगी बेटा, इसकी इमेज बन जाएगी। वहीं पे क्या हो जाएगा, इसकी इमेज बन जाएगी। यहाँ पे जहां पे ये काटेंगी वहीं पे क्या हो जाएगी, इनकी इमेज बन जाएगी। मान लो ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट की क्या हो जाएगी, ये इमेज बन जाएगी। और इधर मिरर से जितनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होता है उतनी डिस्टेंस पे क्या बनती है, इमेज बनती है। ठीक, ये होता है प्लेन मिरर का बेटा कॉन्सेप्ट। अब जैसे ये मान लो प्लेन मिरर रखा है और इसके सामने ये एक बॉक्स रखा है। ठीक, इसके सामने क्या, ये एक बॉक्स रखा है, तो इसकी इमेज क्या हो जाएगी,
अंदर बन जाएगी, हमें लगेगा ये क्या है, इसके अंदर है। तो इसी वजह से क्या होता है कि हमें लगता है कि इमेज जो प्रकाश किरणें लगता है आईज को, आंखों को क्या लगेगा, क्योंकि बाहर तो मिल नहीं रही है, तो आंखों को क्या लगेगा कि ये इस दर्पण के पीछे मिल रही होंगी जाके किरणें कहीं पे आभासी रूप से, ठीक। तभी क्या लगता है कि जो भी वस्तु ऑब्जेक्ट है वो क्या है, मिरर के अंदर रखा है, ठीक। प्लेन मिरर में आप चेहरा भी देखें तो आप उसमें, आप जैसे सुबह चेहरा देख के आते होंगे तो आप उसमें अंदर खड़े हुए दिखाई देते होंगे, ठीक। इसमें यह भी कॉन्सेप्ट कि आपको अगर अपना प्रतिबिंब पूरा देखना है तो कम से कम अपनी हाइट का आधी हाइट का क्या चाहिए, प्रतिबिंब। अगर आपको अपना, ये क्वेश्चन बनता है कंपटीशन में, ठीक, यहाँ पे फिजिक्स पूछी जाती है मान लो नॉर्मल लेवल की, जैसे एयर फोर्स वगैरह में, तो वहां पे क्या है कि क्वेश्चन बनता है कि अगर आपको समतल दर्पण में अपना पूरा प्रतिबिंब देखना है तो उसके लिए कितनी हाइट का दर्पण चाहिए, तो क्या अपनी हाइट का आधा, यानी अगर आपकी हाइट h है तो h/2 का अगर दर्पण लेंगे तो आपको अपनी पूरी हाइट मतलब पूरा प्रतिबिंब उसके अंदर दिखाई पड़ेगा। तो ये बात हो जाएगी बेटा समतल दर्पण की, ये हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे, और इसकी इमेज कहाँ बन जाएगी, इसके अंदर, ये बन जाएगी इमेज। अब बेटा बात करते हैं गोली दर्पण, ठीक, स्फेरिकल मिरर, जो आपने मान लो पढ़ा भी होगा 10th में भी, और आपको 12th में भी पढ़ना है। तो बात करेंगे गोली दर्पण की। तो गोली दर्पण क्या होता है कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल क्या हो, गोली हो, परावर्ती पृष्ठ या परावर्तक तल, परावर्ती पृष्ठ या परावर्तक तल क्या हो, गोली होता हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, गोली दर्पण कहते हैं। कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल क्या हो, गोली हो, स्फेरिकल हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, गोली दर्पण। और गोली दर्पण बेटा कितने प्रकार के होंगे, 2 प्रकार के होंगे। कौन से, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, ठीक, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। अब आते हम लोग बात करेंगे उत्तल दर्पण की और अवतल दर्पण की, ठीक। तो देखिए अवतल दर्पण क्या होगा कि जब जैसे मान लो ये एक स्फीयर है, ये क्या है, एक स्फीयर है, गोला है बेटा, ठीक, सर्कल नहीं है, गोला है। तो एक बार हमने क्या किया कि इस गोले के बाहरी पृष्ठ पे क्या कर दी, पॉलिश कर दी, इसके बाहरी पृष्ठ पे क्या कर दी, पॉलिश कर दी, बाहरी पृष्ठ पे पॉलिश कर दी, और इसके इतने भाग को क्या कर दिया, काट दिया, ठीक, काट दिया, काट के बाहर निकाल दिया। तो काट के बाहर निकालेंगे ये जो मिरर बनेगा, क्योंकि भैया एक तरफ पॉलिश हो गई और ये अंदर वाला जो इसकी सरफेस हो जाएगी, पृष्ठ हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, या इसी को बोलेंगे परावर्तक पृष्ठ या परावर्तक तल, ठीक। तो जिसका परावर्तक तल क्या हो, दबा हुआ हो और उभरे हुए सतह पे क्या हो, पॉलिश हो, या सीधा बोले जिसका परावर्तक तल क्या होगा, दबा हुआ होगा, उस दर्पण को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, अवतल दर्पण। जिसका परावर्तक तल दबा होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर, ठीक। अब एक बार क्या किया कि इसके एक बार इसको काट लिया और इसके बाद क्या कर देंगे, अंदर वाली सरफेस पे क्या कर देंगे, एक बार अंदर वाली सरफेस पे पॉलिश कर दी। अब की क्या कर दिया, ये जो बाहर उभरी हुई सतह थी इसको क्या बना देंगे, परावर्तक बना देंगे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यानी इसको क्या बना देंगे, परावर्तक। इसको बेटा क्या बना देंगे, परावर्तक। तो जब उभरी सतह को परावर्तक बनाएंगे तब क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण। उभरी सतह को परावर्तक बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण, ठीक। इसको याद भी कर सकते हो, उभरी सतह परावर्तक होगी तब क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण, और दबी सतह परावर्तक होगी तो उस दर्पण को क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण, ठीक। तो आपको समझ में आ गया होगा उत्तल दर्पण क्या होता है, अवतल दर्पण क्या होता है। अवतल दर्पण क्या होता है, जिसमें परावर्तन दबी सतह से होता है, अवतल दर्पण कहलाता है, ठीक। और जिसमें परावर्तन क्या होगा, उभरी सतह से होगा, उसको क्या बोलेंगे, उत्तल दर्पण, ठीक। ये बात हो जाएगी मिरर की। अब दर्पण से संबंधित कुछ डिफिनीशन है, कुछ पॉइंट है, हम लोग वो समझ लेते हैं, ठीक। दर्पण से संबंधित क्या है कि कुछ पॉइंट है, हम लोग उनको समझ लेते हैं। क्या हो गया, तो ये इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब इनसे रिलेटेड पॉइंट क्या है, जैसे होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस, इसे बात करेंगे। सबसे पहले वक्रता केंद्र की, पॉइंट नंबर 1 वक्रता केंद्र। तो दर्पण जिस गोले से काटा जाता है, दर्पण जिस गोले से काटा जाएगा उस गोले का केंद्र क्या कहलाएगा, दर्पण का वक्रता केंद्र। उस गोले का केंद्र दर्पण का क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र,
ठीक, कि दर्पण जिस गोले से काटा जाएगा उसका केंद्र क्या कहलाएगा, दर्पण का वक्रता केंद्र। अब दूसरा पॉइंट हम लोग बात करेंगे वक्रता त्रिज्या की। तो वक्रता त्रिज्या क्या होगी, वक्रता त्रिज्या क्या होगी कि भैया जिससे दर्पण क्या है काटा गया है, उस गोले की जो त्रिज्या होगी वही बन जाएगी दर्पण की वक्रता त्रिज्या। ठीक, दूसरा पॉइंट हो गया। अब तीसरा पॉइंट से बात करते हैं कि ध्रुव क्या होता है, पोल। तो दर्पण के, जैसे ये दर्पण है, ये इसका परावर्तक तल है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को क्या बोलते हैं, ध्रुव, पोल। दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को क्या बोलते हैं, दर्पण का ध्रुव। ठीक, ये हो गया तीसरा। ये बात होती है बेटा पोल की। तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया पोल। पोल ध्रुव क्या होता है कि परावर्तक तल के मध्य बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, ध्रुव। ठीक, ये बात हो जाएगी पोल की। तो हम लोगों ने क्या समझ लिया, वक्रता केंद्र क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, और ध्रुव क्या होता है। ठीक, अब अगला पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष क्या होता है, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस। इसको क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलेंगे या प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, तो ये 4 पॉइंट है मुख्य अक्ष। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मुख्य फोकस। तो मुख्य फोकस क्या होता है कि जो भी किरणें दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आएंगी, जैसे मान लो ये दर्पण है तो मुख्य अक्ष के समांतर कोई भी प्रकाश किरण आई तो ये दर्पण से टकराएगी। ठीक, दर्पण से टकराने के बाद ये जिस बिंदु पे, मतलब जिस बिंदु पे मुख्य अक्ष को काटेगी उसको क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस। ठीक, उसको क्या बोलेंगे, मुख्य फोकस। ठीक, तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मुख्य अक्ष पर मिलती हैं उसे क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस बोलते हैं। ठीक, तो ये पॉइंट हो जाएगा मुख्य फोकस का। ठीक, और ये जो दर्पण है परावर्तक तल के व्यास को क्या बोलते हैं, दर्पण का द्वारक। ठीक, और मुख्य अक्ष के लंबवत जो तल होगा, अगर मुख्य अक्ष के मुख्य अक्ष नहीं, मुख्य फोकस के लंबवत जो भी हम लोग तल खींचेंगे उसको हम लोग बोलेंगे फोकस तल। तो ये कुछ पॉइंट हो गए, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, ध्रुव, मुख्य अक्ष, मुख्य फोकस और और क्या बोला, फोकस तल। ठीक, इतने ही कुछ पॉइंट हो गए संबंधित या दर्पण से संबंधित क्या होंगे, कुछ पॉइंट परिभाषाएं। क्योंकि अभी हम लोगों को पढ़ना है कि दर्पण से बनने वाले अवतल दर्पण से और उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब। ठीक, तो प्रतिबिंब में काम आएगा कि ध्रुव क्या होता है, फोकस क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है, सी से डिनोट करते हैं, वक्रता केंद्र किससे डिनोट करते हैं, सी से, वक्रता त्रिज्या को आर से और फोकस को एफ से, और जो ध्रुव होगा पोल उसको किससे डिनोट करते हैं, पी से। ठीक, और यही सेम चीजें क्या होगी, कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर में सेम रहेंगी, ये इसका पोल हो जाएगा। ठीक, और ये मतलब ये दोनों डिफिनेशन है क्या है, दोनों दर्पणों में क्या रहेंगे, कॉमन। अब आप बताइए, ये आपके सामने एक फिगर बना हुआ है, अब बताइए इसमें कौन सा उत्तल है और कौन सा अवतल दर्पण है, कौन सा उत्तल है और कौन सा अवतल दर्पण है, बताइए फटाक से। तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसमें कौन सा दर्पण क्या उत्तल है और कौन है अवतल। ठीक, तो अवतल तल की पहचान क्या है, आप इसको स्पर्श करके बता सकते हैं, जिनका परावर्तक तल क्या होगा, उभरा। ठीक, और जिनका परावर्तक तल क्या होगा, दबा। जैसे इसमें क्या है, परावर्तक तल क्या है, दबा हुआ है, इसमें परावर्तक तल क्या है, उभरा। तो जिसका उभरा होगा वो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स। ठीक, और जिनका दबा हुआ होगा वो क्या हो जाएगा, कॉनकेव। तो ये हो जाएगा कॉनकेव और ये कॉन्वेक्स। ठीक, तो ये बात हो गई कॉन्वेक्स और कॉनकेव की। ठीक, ये आपने देख लिया होगा। अब से ये इमेज है, तो जो कॉन्वेक्स मिरर होता है, तो कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है, प्रकाश किरणों को डाइवर्ज करता है, फैलाता है। जैसे इसके मान लो कि कॉन्वेक्स मिरर है, अब मुख्य अक्ष के जो भी समांतर प्रकाश किरणें जाएंगी तो ये क्या कर देगा, इनको डाइवर्ज कर देगा। ठीक, और ये इसके आभासी फोकस में मिलेंगी। ठीक, वो भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। यानी होता क्या है, कॉन्वेक्स जो मिरर होता है वो प्रकाश किरणों को क्या करता है, फैलाता है, डाइवर्ज करता है, और इसके समांतर जो जाएंगी मान लो मुख्य अक्ष के समांतर। कॉनकेव मिरर में मुख्य अक्ष के समांतर जो भी प्रकाश किरणें जाएंगी वो क्या हो जाएंगी, वो इनको क्या करता है, कन्वर्ज करता है, एक बिंदु पे क्या कर देगा, एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर देगा। तो जो कॉनकेव होता है ये भैया क्या होता है, कन्वर्जिंग मिरर होता है। क्या होता है, कन्वर्जिंग मिरर।
कन्वर्जिंग मिरर को हिंदी में क्या बोलते हैं? अभिसारी, अभिसारी दर्पण। अवतल दर्पण कैसा होता है? अभिसारी। अभिसारी का मतलब प्रकाश किरणों को केंद्रित करना। ठीक। कॉन्वेक्स की बात करें तो कॉन्वेक्स कैसा हो जाएगा? डाइवर्जिंग मिरर। ये कैसा हो जाएगा? डाइवर्जिंग मिरर। ये कैसा हो जाएगा? डाइवर्जिंग मिरर। यानी प्रकाश किरणों को क्या करेगा? फैलाएगा। अगर इसकी हिंदी हम लोग लिखे तो इसकी हिंदी क्या हो जाएगी? अपसारी दर्पण। ये क्या हो जाएगा बेटा? अपसारी दर्पण। अपसारी दर्पण क्या करता है? प्रकाश किरणों को फैलाता है। ठीक। तो एक पॉइंट इससे याद रखना कि अगर पूछ दी जाए कि दर्पण की प्रकृति क्या होती है। ठीक। अगर कॉन्वेक्स की पूछी जाए तो कॉन्वेक्स क्या होगा? डाइवर्जिंग होगा, अपसारी। और कॉन्केव की पूछी जाए तो कॉन्केव क्या होगा? कन्वर्जिंग होगा, अभिसारी। ठीक। मतलब इसके मुख अक्ष के समांतर जितनी भी किरणें आएंगी वो उनको क्या कर देगा? एक बिंदु पर केंद्रित कर देगा और ये क्या कर देगा? उनको फैला देगा। पॉइंट एक लेते हैं इमेज, प्रतिबिंब के बारे में कि प्रतिबिंब क्या होता है। प्रतिबिंब क्या होता है? किसी कोई वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, तो किसी बिंदु वस्तु चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात या परावर्तन अपवर्तन के पश्चात जिस दूसरे बिंदु पर मिलती हैं और मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब बोलते हैं। कि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस दूसरे बिंदु पर मिलती हैं उसे पहले बिंदु का क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब बोलते हैं। ठीक। उसको पहले बिंदु की क्या बोलेंगे? इमेज बोलेंगे। और इमेज भी कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की, रियल यानी वास्तविक इमेज। रियल क्या होगी? वास्तविक। और एक क्या होगी? वर्चुअल, आभासी। ठीक। इमेज प्रतिबिंब दो प्रकार के होंगे, वास्तविक और आभासी। वास्तविक क्या होगा? कि जहां पे किरणें वास्तव में मिलेंगी उसको क्या बोलेंगे? वास्तविक प्रतिबिंब। और जहां पे किरणें मिलती हुई प्रतीत होंगी, ठीक, लगेगा कि मिल रही हैं, वहां पे कैसी बनेगी? इमेज बनेगी, आभासी इमेज बनेगी। ठीक। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं कि आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या देखा। हम लोगों ने देखा कि ऑप्टिक्स क्या होती है। ऑप्टिक्स के दो पार्ट हैं, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। ठीक। फिर प्रकाश क्या होता है उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा। फिर उसके बाद हम लोग आए प्रकाश क्या होता है। ठीक। फिर हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में देखा। ठीक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में क्या होता है कि 3900 से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में जो भी किरणें होती हैं उन्हें दृश्य इसीलिए बोला गया है कि इन तरंगदैर्घ्य किरणें हमें क्या होती है? दिखाई पड़ती है, इसलिए से बोलते हैं दृश्य प्रकाश। और ये दृश्य प्रकाश के ये जो 7 रंग होते हैं, जो विब्ग्योर आपने पढ़ा होगा, अभी आगे हम लोग प्रिज्म वाला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ठीक। तब उसमें इस पे विस्तृत चर्चा करेंगे। ठीक। तो ये बात होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की। फिर हम लोगों ने प्रकाश के गुण पढ़े। फिर प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन क्या होता है कि जब प्रकाश किरण किसी चिकने या पॉलीदार तल से टकराकर वापस लौट आता है तो इस घटना को क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन के दो नियम हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण। और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। फिर हम लोगों ने दर्पण में पढ़ा। दर्पण क्या होता है? जो अपने ऊपर आपतित विकिरणों को क्या कर दे? नियमित रूप से परावर्तित कर दे, उसे दर्पण बोलते हैं। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन से? गोली दर्पण और समतल दर्पण। ठीक। समतल दर्पण क्या होता है? समतल दर्पण क्या होता है कि ऐसा दर्पण जिसका जो परावर्तक तल हो वो क्या हो? समतल हो, उसे समतल दर्पण बोलेंगे। फिर बात आ जाए समतल दर्पण उन्होंने देख लिया, प्लेन मिरर। फिर गोली दर्पण। गोली दर्पण क्या होता है कि ऐसा दर्पण जिसका जो परावर्तक तल हो वो क्या हो? गोली हो, गोली दर्पण कहलाता है। गोली दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, अवतल उत्तल, कॉन्वेक्स कॉनकेव। ठीक। कॉन्वेक्स कॉनकेव। फिर हम लोगों ने इनके मिरर, इनका मतलब चित्र देख लिया। ठीक। फिर हम लोगों ने बात की अभी इमेज की। तो आज का जो लेक्चर है वो हम लोग यहीं पे आज क्या करेंगे? समाप्त करेंगे। ये ऑप्टिक्स का इंट्रोडक्शन वीडियो था। इसके बाद ऑप्टिक्स काफी इंपॉर्टेंट है, पूरे वीडियो देखिए और हम लोग इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे कि आपके सारे कंफ्यूजन, सारे डाउट्स क्या हो जाएंगे? क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। तो आज के लिए इतने रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।